सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी शो जो कि जुमेरात को ऑन एयर हुआ था, हमने आपको बताया था बड़ा तफसीलन कि किस तरह का ख़तरा मौजूद है। इसराइल और ईरान के माबैन जो तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान था। हमने जुमेरात को इस खदशे का इज़हार किया था और हमने ये भी बताया था कि इसराइल किस तरह एक इर्रेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह और एक रोग कंट्री की तरह किस तरह दुनिया में और ख़ित्ते में जो है इस्तेहकाम को तबाह करने में तुला हुआ है। और वही हुआ, आपने देखा कि जुमेरात की रात और जुमे की बेसिकली जो दरमियानी शब थी उसमें इसराइल ने बुज़दिलाना तौर पे ईरान पे हमला किया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ईरान ने रिटेलिएट किया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह की इंस्टेबिलिटी रही है पूरे रीजन में और जंग के बादल जो हैं वो इस वक्त मंडला रहे हैं, बड़े गहरे बादल हैं। और बात तो की जा रही है कि दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ बढ़ रही है। इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है, वेस्ट के रोल को भी देखा जा रहा है और अमेरिका ने भी इसकी ज़िम्मेदारी से इनकार किया है। और नाज़रीन, इस तमाम तनाज़े का आलमी मार्केट्स पे भी बहुत गहरे और मनफी असरात हुए हैं। और आपको बताएं कि नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जारी तनाज़े के स्टॉक मार्केट्स पे इजहार जो असरात आते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं कि इतवार की रात दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे आलमी सरमायाकारों में बेचैनी फैल गई है। इब्तदाई तौर पर ख़ाम तेल की कीमत 5.5% तक बढ़ गई थी, लेकिन अब ये सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई है। यहाँ पे बुनियादी बात यही है कि सरमायाकारों को लग रहा है कि यह तनाज़ा एक इलाकाई तनाज़े में तब्दील नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने अपना नाज़रीन रिस्क ऑफ मोड छोड़ दिया है। अगर आपको मालूम नहीं तो नाज़रीन, रिस्क ऑफ का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स महफूज असासे जैसे सोने और डॉलर में जो है वो पैसा लगाते हैं और दीगर शेयर से बचते हैं। पहले तो इसका बहुत ज़्यादा खदशे का इजहार किया जा रहा था, लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि अमेरिका के S&P 500 फ्यूचर्स ½ % ऊपर जा चुके हैं, जो इस बात का बेसिकली इशारा है कि स्टॉक मार्केट शेयर्स की कीमत में बेहतरी देखी जाएगी। यूरोप और एशिया के स्टॉक मार्केट्स भी रिकवरी के आसार दिखा रहे हैं, लेकिन एक अहम बात यह है कि नाज़रीन, सेंट्रल बैंक्स को अब भी अफरात ज़र की फ़िक्र है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो अफरात ज़र बढ़ेगी और इसका असर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जैसे ममालिक में होगा, क्योंकि नाज़रीन अफरात ज़र बेसिकली फेडरल रिज़र्व जैसे सेंट्रल बैंक्स के लिए मसला है और तमाम दुनिया के लिए मसला है। और याद रखें कि ईरान दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और अगर नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई में कमी वाक़ई हो सकती है। और फिल वक्त मार्केट्स में नाज़रीन एक बाय द डिप का रुझान नज़र आ रहा है, लेकिन जब कीमतें गिरती हैं तो लोग ख़रीदारी करते हैं। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के मामले को लेकर दुनिया में बहुत ज़्यादा खदशात पाए जा रहे हैं और इन्हीं खदशात और इसी हवाले से मज़ीद तज्ज़िया लेने के लिए हमने अपने शो में आज दावत दी है डॉक्टर कमर चीमा को। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर को लेकर बहुत ही मुस्तनद राय रखते हैं, बड़ा मुफस्सल तज्ज़िया होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमारा शो ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच मोइज़ साहब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ऑब्वियसली यही है कि ये जो पूरा मामला हुआ है ये आप इसको कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हैं? आप इसको एक बहुत बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होता देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि इसमें यहाँ तक मतलब ये इसकी रोकथाम हो जाएगी किसी तरह? देखिए जी, कल अगर आपने देखा होगा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बागची साहब ने जो स्टेटमेंट जारी की तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। पहली बात तो इट मीन्स के ये ईरान बेसिकली प्रेशर डाल रहा है अमेरिका के अंदर ऊपर कि आप और दुनिया को भी बता रहा है कि हम पे सिर्फ इजराइल की तरफ से हमला नहीं है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात इसमें ये है कि क्या ईरान अदर देन इजराइल जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंस्टॉलेशंस हैं या जो उनके जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है उन पे क्या हमला करेगा, ये एक दूसरा सवाल है। अगर तो ये करता है तो जारी बात है प्रोलॉन्ग होगा। हाँ, दूसरा आपको पता है कि एक जैसे कहते हैं ना मिसकैलकुलेशन करवाने की कोशिश की जा रही है। इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैला रहा है। फेक न्यूज डिसइंफॉर्मेशन के जरिए पाकिस्तान को भी बीच में ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारा ये एक प्योरली आपको पता है ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है
इसकी एक हिस्ट्री है, इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, इसकी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस हद तक भी ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है। सो लग ये रहा है कि फिर मोमेंट तो ये नई इशू जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं फैलेगा, लेकिन अगर ये चलता रहा कुछ देर, कुछ हफ्ते, तो जारी बात है चांसेस जरूर मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा कमर चीमा साहब, ऑब्वियसली फिर अभी जो है मतलब कल डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने जो है वो इजरायली जो वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि मैंने उनको कहा था कि इस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ जो रिटेलिएशन है या हमला करना है वो सही वक्त नहीं है। तो ये जो अगर आप इस पैराहे में देखें जो अभी अमेरिका और ईरान के जो टॉक्स चल रहे हैं न्यूक्लियर डील के हवाले से, उसको आप कितना बड़ा ख़तरा जो है वो हो गया है इस सारी सूरत हाल की वजह से। इवन तो उसमें अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी बहुत उम्मीद ज़रूर थी। तो अब आप इसको किस तरह देखते हैं इस मामले को? देखिए, मेरा व्यू ये है कि शायद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन क्रिएट की, एक स्मोक स्क्रीन तैयार की, जिसमें ईरान इस चीज में मसरूफ हो गया कि जी हमारे ऊपर संडे से पहले तो हमला नहीं होना, संडे को हमारा छठा राउंड ऑफ टॉक्स ओमान में होना है, तो वो तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि इजराइल ने हमला 2 दिन पहले कर दिया। तो वो जिस तरह अमेरिका डिप्लोमेटिकली एक ट्रम्प डिसेप्शन कर रहे थे, इसी तरह इजराइल भी उसमें इन्वॉल्व था। और अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपनी पूरी मदद उसको दी, इस सेंस में ये कहते हुए कि जनाब हम ने कहा था डील कर लो, लेकिन उन्होंने डील नहीं की और हमें हर लम्हा पता था गो कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई। इसमें देखें जो डिप्लोमेसी को पूरा टाइम नहीं दिया गया, इसमें जो है वो ताकत को अहमियत दी गई, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई, ईरान की सॉवरेनिटी की वायलेशन की गई। और मैं समझता हूँ कि ये चीजें हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज ये भी सामने आ रही है कि ईरान की जो पोजीशन है वो ईरान हमला करने की ताकत तो रखता है, लेकिन अगर हमला हो तो उसको डिफेंड करने की ताकत नहीं रखता, जिसकी वजह से ईरान के अंदर काफी ज्यादा जो है वो डैमेजेस हो रहे हैं। और कल रात भी उनकी IRGC के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो उनकी असैसिनेशन हुई, उनके साथ उनके डेप्टी की असैसिनेशन हुई। सो लगता ये है कि ये एक ईरान अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा पा रहा, और यही शायद तस्वर किया जा रहा है। और देन ईरान जो हमले कर रहा है वो भी उस ताकत और तेजी से नहीं कर रहा जिससे शायद वो जिसे कहते हैं ना एक शॉक एंड ऑ क्रिएट किया जाए इजराइल के अंदर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। आपने अभी डॉक्टर साहब, मैं आपका अभी इसी हवाले से जो है ना एक आपका तज्जिया लेना चाह रहा था। अभी आपने बात की कि ईरान इस वक्त जो डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। अभी आप देखें, अभी उनके IRGC के चीफ की कल असैसिनेशन की कंफर्मेशन आई, फिर जो उनके जनरल बागरी हैं, बड़े वो उनके क्लोज थे आयतुल्लाह ख़ामनेई के, जो उनके मिलिट्री चीफ रहे हैं, पूरी की पूरी मिलिट्री लीडरशिप। या फिर अगर आप पहले देखें इस्माइल हानिया को ईरान के समझे सदारती महल में समझो उनको जो है टारगेट किया गया। तो ये जो पूरा मामला है, ईरान का डिफेंस वीक क्यों है? कि क्या इजराइल इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गया है या क्या मामला था? अभी मैं जो हमारे जो साबिक CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की मैं एक कहीं तज्जिया सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि जो ईरान की बेसिकली एक है पासबाने इनकलाब जो है वो जो उनकी फोर्स है, और एक वो बेसिकली एक मुतवाज़ी फोर्स खड़ी होगी ईरान के फ़ौज के आगे। तो कहते हैं ईरान की जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा एलियनेटेड फील करती है और इस वजह से फिर बहुत उसको इन्फिल्ट्रेट करना आसान हो जाता है। इस हवाले से क्या राय है आपकी जो है? देखिए, जारी बात है ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बात की जा रही है, जारी बात है ये उसको वो एक प्रेसिडेंट हासिल है, वो आयतुल्लाह ख़ामनेई के बहुत करीब है। और जारी बात है वो एक उनका एक डिफरेंट किस्म का रोल है ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, और आर्मी का एक और रोल है। तो मैं समझता हूँ इस वजह से एक प्रॉब्लम तो होता है। लेकिन जारी बात है, याद रखें जो IRGC है लार्जली मेरा ख्याल है उसका जो किरदार था वो ईरान की प्रॉक्सीज को लेकर के करना था कि जहां जहां ईरान की प्रॉक्सीज है उनको सपोर्ट किया जाए। अब हुआ ये प्रॉब्लम कहां पे आया है? प्रॉब्लम ईरान को वहां पे आया है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज ओवर द पीरियड ऑफ 30-40 इयर्स जो लेबनान के अंदर या गजा के अंदर जो हमास और हिजबुल्लाह काम कर रहे थे या फिर उनके मलेशिया, इराक के अंदर और सीरिया में काम कर रहे थे,
या होतीस हैं वो बड़े कमजोर पड़ गए हैं। सीरिया इनके हाथ से निकल गया। हिजबुल्लाह और हमास देखें, अगर आज इजराइल ने हमला किया है तो हिजबुल्लाह और हमास इजराइल पे हमला नहीं कर सकते। नहीं, जब से ऑब्वियसली हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई और फिर इस्माइल हानिया, पूरी टॉप लीडरशिप उन्होंने जी, तो वो एलिमिनेट हो गए। फिर अब होतीस की कितनी को पोजीशन है, बिल्कुल उन्होंने मेरे ख्याल को मिसाइल मारा, वो जाके वेस्ट बैंक में गिरा। तो द पॉइंट हियर इज, इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ईरान ने पहले हमेशा जंग इजराइल के अंदर या इजराइल के इर्द गिर्द रखी थ्रू प्रॉक्सीज। अब जब प्रॉक्सीज खत्म हुई और जो उनके जो सपोर्टर्स थे जो मलेशिया से इराक और सीरिया में खत्म हुए, तो जारी बात है जंग अब इजराइल ईरान के अंदर लेके आ गया। बिल्कुल। और वो समझते हैं कि नाउ इज अ टाइम टू वीकन ईरान, ताकि वो दोबारा कभी जो है वो इजराइल को मुश्किल में ना डाल सके। तो अब वो बेसिकली ये प्रीएम्प्टिव सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर कमर चीमा। हम उनसे ईरान और इजराइल की सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा। हम उनसे ईरान और इजराइल के माबैन जो महाज इस वक्त गर्म हुआ है, पूरी दुनिया अफरा तफरी का शिकार है, पूरी दुनिया के आई बॉल्स कैच कर लिए इस तनाज़े ने, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए उनसे मज़ीद सवालात पूछते हैं। कमर चीमा साहब, अब आपने एक रॉयटर्स में खबर आई थी और CBS ने भी रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोका है ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनेई, उनको टारगेट करने से। इस हवाले से आपका क्या तज्जिया है और आप आगे जाते हुए अमेरिका का रोल क्या देखते हैं इस सारे पैराहे में? देखिए, अमेरिका का रोल जो है वो बड़ा अहम है। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला करना है कि चीज़ों को कब रोकना है, कैसे रोकना है। मैं समझता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि सारी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को समझना चाहिए कि अगर इसी तरह इजराइल को ये अथॉरिटी मिल गई कि वो जब मर्जी जिस पे मर्जी चढ़ाई कर दे, और वेस्ट के अंदर ये सारा उनको ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की जो हमें लेक्चर मिलते हैं, वो उसका का क्या फायदा है। अब इंडिया को देखें, उसने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ना कोई एविडेंस थी, ना कोई किसी उनके पास कोई शवाहिद है, ना कुछ, लेकिन पाकिस्तान पे हमला कर दिया। वो तो पाकिस्तान की जारी बात है, ताकत थी हमारे पास, तो हमने उनके मुंह बंद करवा दिए और इंडिया फौरी सीज फायर के लिए तैयार हो गया। ईरान की तो ये सारी बात है, ये पोजीशन नहीं है। वो अब देखें, इजरायली जेट्स तो कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान के ऊपर घूम रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि अमेरिका को इसमें रोल अदा करना चाहिए, लेकिन कोई इतनी खैर की खबर अभी नहीं आएगी कहीं से भी, अमेरिका हो या बाकी दुनिया के ममालिक हों, लेकिन इसका बड़ा नुकसान होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन को नुकसान होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंद करने की बातें हो रही हैं, होगा, सारी की सारी जो सी कम्युनिकेशन लेन्स हैं उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कोई एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं जिसको मैं समझता हूँ जो हो रही हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अब जैसे एक कोशिश तो ये भी बहुत जोर से हो रही है ना कि ईरान में रिजीम चेंज लेके आया जाए। नेतन्याहू भी कहते हैं कि जी मैं ईरानियों से कहता हूँ कि वो जो उनके कि वो इस लीडरशिप को जो है वो चेंज करें और निकलें अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़। और जैसे ईरान के अंदर लेफ्ट विंग भी अब वक्त के साथ साथ जो उनकी यूथ में वो स्ट्रेंथन तो होना है, बट आपने ये देखा कि जब इजराइल ने ईरान पे हमले किए तो वहाँ पे भी यकजहती एक यकजा हो गए, एक समझे उनका जो रज़ा पहलवी के ख़ानदान को छोड़ के बाकी सब जो है अपनी लीडरशिप के पीछे खड़े हो गए। तो आपको इस मामले में क्या नज़र आता है? आपको कोई नज़र आता है कि ईरान में कोई रजीम चेंज का जो है मुस्तकबिल करीब में कोई ख़तरा हो? देखिए, अगर तो ये जंग लंबी रहती है और अगर तो अमेरिका और बरतानिया सारे ममालिक इसमें इकट्ठे हो जाते हैं और अगर वो चाहते हैं कि हमने ईरान के अंदर एक कंप्लीट सोशल डिसऑर्डर क्रिएट कर देना है, तो पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की भी हो सकती है। देखिए, वहाँ पे भी लोगों के अंदर हो सकता है कि गुस्सा हो, क्योंकि एक यंग जनरेशन है जो समझते हैं कि हमें दुनिया में कनेक्ट करना चाहिए। शायद इसकी वो पॉसिबिलिटी वेस्ट समझ रहा है, लेकिन लार्जली मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान की सारी जो कम्युनिटी है, लोग जो हैं वो समझते हैं कि इजराइल गासिब है और ईरान जो है वो हक पे लड़ रहा है उसके साथ, और ईरान के ऊपर हमला किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिस इज समथिंग वेरी बिग। इसको ये करना सारा कि ये
रिजीम चेंज हो जाएगा, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। लेकिन क्योंकि ये अल्टीमेट गोल है तो लिहाजा बातें होना शुरू हो गई हैं। एंड क्योंकि ईरान उस ताकत के साथ रिप्लाई नहीं कर रहा जिसको दिन रात उसको रिप्लाई करना चाहिए, बिकॉज अगर वहां पे उनको इस चीज का पता है कि हमारी टॉप लीडरशिप को भी एलिमिनेट कर दिया गया है और हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी एलिमिनेट किए जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ईरान अब तक क्या कामयाब हुआ है, क्या इजराइल की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट हुई है, उनके हेडक्वार्टर्स पे हमले हुए हैं। सो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें उनको करने की जरूरत है अभी, ताकि इस तरह तो आई थिंक यानी एक सबसे पहली तो बात वही है कि ईरान नीड्स टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर देखा जाए, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही है ये बहुत ख़तरनाक बात है, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे ख़त्ते के लिए बहुत ये डेंजरस बात है कि किस तरह एक मुल्क की सॉवरेनिटी इतनी ईजिली जो है वो वायलेट हो जाती है। जी ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एब्सोल्युटली मैं आपसे एग्री करता हूँ। और ईरान के अंदर भी जाहिर बात है ऑपोजिशन एक मौजूद है जो कि मौजूदा जो सेटअप है उसके बारे में एक खास ऐसी सोच रखती है, लेकिन लार्जली वो ईरान का एक इंटरनल मसला है। किसी को ये कोई हक नहीं होना चाहिए कि वो बाहर से आके कहे कि जी यहाँ पे विलायत फ़कीह रहेगी या नहीं रहेगी, यहाँ पे कौन सा सदर रहेगा, कौन सा सुप्रीम लीडर होगा। ये ईरान के लोगों का हक है, ना कि बाहर से। ये रिजीम चेंज की पॉलिसीज हमने देख लिया अफगानिस्तान में, इराक में, ये हमने देख लिया, उसके नुकसानात ही हुए हैं, फायदा उसका कोई नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये एक सोच जरूर मौजूद है ऐसी। एब्सोल्युटली, और देखा जाए तो रियलिटी में इस सोच का सद्देबाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने अपनी माहिरा और तज्ज़िया आपने हमें दिया। और ऑब्वियसली नाज़रीन, इस तरह किसी भी धड़ल्ले से, इसी तरह चाहे वो ईरान हो या कोई और भी मुल्क हो, किसी की भी सॉवरेनिटी इस तरह वायलेट करना ये काबिल मज़म्मत है और ये अनएक्सेप्टेबल है। और दुनिया, स्पेशली जो मगरबी दुनिया, उसको ये समझना होगा कि वो जो वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच हर जगह फिट नहीं होती। अगर वो ईरान में रजीम चेंज उनका ख्वाब है या एक आधी सदी से उनका एक मिशन रहा है कि ईरान में ये जो इनकलाब के बाद की जो लीडरशिप उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे मुल्क की सॉवरेनिटी को ख़राब कर दें। ये फ़ैसला सिर्फ ईरान के लोगों का होना चाहिए कि वो अपनी क़यादत किसके हाथ में देखना चाहते हैं, न किसी और फोर्स का या इजराइल जैसे रोग्स नेशन का। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है और दुनिया को समझना होगा, होश के नाखून लेने होंगे। और इजराइल नीड्स टू बी रेन्ड इन, चाहे वो इजराइल का किरदार गज़ा के हवाले से देखा जाए, शाम के हवाले से देखा जाए, यमन के हवाले से देखा जाए, इराक, ईरान, लेबनान के हवाले से, तो इजराइल ने हर जगह अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम ही फैलाया है। तो ऑब्वियसली नाजरीन, इजराइल को रेन इन करने की ज़रूरत है। और नेतन्याहू के जो बेसिकली जंगी जुनून है जो कि वह अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसको अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है और बहुत इस वक्त एक ये हॉट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर हमारे शो का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।